गुरुकुल इंस्टीट्यूट से। आज मैं आपको एक अकाउंट्स का बेहतर टॉपिक कराऊंगा जिसके लिए बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे टॉपिक लेंगे हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये टॉपिक के ऊपर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो हम आज इस टॉपिक को एकदम इजी लैंग्वेज में सीखेंगे कि कैसे समझ में आता है। मैं आपको समझाऊंगा, देखता रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट एंड सेकेंड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को अपन AS3 भी बोलते हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। और एग्जाम की दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम में भी यही पूछते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड इसमें 3 एक्टिविटी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती है। फर्स्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको बोलते हैं परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। दूसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं निवेश या विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। और लास्ट थर्ड एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको बोलते हैं वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्यूशन करने के लिए हमको ये 3 एक्टिविटी सॉल्व करनी पड़ती है, तब जाके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम सॉल्व होता है। तो ये तीनों एक्टिविटी को हम इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरे फॉर्मेट को सीखेंगे। तो कैसे करते हैं देखना। पहले ये तीनों एक्टिविटी देख लो। फर्स्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब परिचालन क्रियाओं के अंदर इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटर, मतलब कि हम बिजनेस को जो चलाते हैं तो कितने खर्चे होते हैं, कितने आय होती है, उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी हमारे अंदर इसके अंदर खर्चे आएंगे, जो इनकम आएगी, नॉन कैश जो बिजनेस संबंधित है वो इसमें लिखेंगे। और निवेश क्रिया में क्या आएगा, जिस संपत्ति में या जिस असेट के अंदर, जिस इन्वेस्टमेंट में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसको परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उससे संबंधित इसमें आएगा। और फाइनेंसिंग के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आता है कि हम जो भी शेयर होता है या डिबेंचर होता है उसके इशू और रिडम्पशन से संबंधित जो भी अपने ट्रांजेक्शन होंगे वो इसके अंदर आते हैं। मतलब कहने का मतलब बैलेंस शीट के अंदर अपन देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं अपने, तो एक बैलेंस शीट के अंदर अपने छोटा सा दिमाग रखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे अपनी लायबिलिटीज होती है, यहाँ पे एसेट होती है, ठीक है ना। लायबिलिटीज में क्या आ सकता है, शेयर आएंगे, डिबेंचर आएंगे, लोन आएगा। असेट में क्या आएगा, असेट के अंदर अपने कैश और बैंक, ध्यान रखना कभी कैश फ्लो में नहीं आते, कैश और बैंक कभी कैश फ्लो में नहीं आते। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा मशीन होती है, बिल्डिंग होती है, तो ये जितनी भी असेस्ट है वो असेस्ट इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। तो सीधा सा रूल है,
जो भी लायबिलिटी साइड में शेयर है, डिवेंचर है, लोन है, इसको एक समझ के रखो कि लायबिलिटी साइड की जो भी होगी फाइनेंसिंग के अंदर अपने को देखना है। मतलब कि कितना इशू कर रहे हैं, कितना अपन रिडम्पशन कर रहे हैं, लोन को ले रहे हैं, लोन टेकन, लोन का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फाइनेंसिंग में देखनी है। और असेट्स परचेज कर रहे हैं और असेट्स को सेल कर रहे हैं, वो सब देखनी है अपन को इन्वेस्टिंग में देखनी है। और बची ऑपरेटिंग, और ऑपरेट इसमें तो कोई खर्चे आते नहीं है, कोई इनकम आती नहीं है, तो वो P&L की बातें हो गई। तो P&L में आते हैं कैश ट्रांजेक्शन, हमको लेने नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कैश और नॉन कैश दोनों आते हैं, हमको नॉन कैश लेना है। अब वो नॉन कैश कौन कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने एक एक एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सिंपल सी देखते हैं अपने, कैलकुलेशन ऑफ, या स्टेटमेंट कर दो उसको, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं कर रहे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन वो लिखेंगे और फिर वह अमाउंट कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी हमारा प्रॉफिट है ना, हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो लॉस भी लिखेंगे। अगर लॉस लिखते हैं, अगर अपन लॉस लिखते हैं, यहाँ पे नेट लॉस लिखते हैं, अगर लॉस को लिखेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो माइनस में शो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट है, अगर हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे तो प्लस में, और लॉस दे रखा है तो माइनस के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसा करना है हमको। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको 2 साल दे रखे होते हैं, कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो हमको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कैसा करना है देखना। जैसे करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करने के बाद जो भी होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो करंट ईयर का प्रॉफिट अपने पास 20,000 रुपये का है और प्रीवियस ईयर में 15,000 था, तो इसमें से माइनस करके लिखेंगे अपने 5,000 आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर इसलिए उल्टा होता, उल्टा मतलब अगर हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट 15,000 है और प्रीवियस ईयर का 20,000 है, तो माइनस के 5,000 आ जाएंगे। सॉल्यूशन ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब हमको 2 साल की इंफॉर्मेशन या 2 अवधि मतलब 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमको ये ध्यान रखना है इसको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके फिर बाहर लिखना है अमाउंट को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐड में लिखेंगे नॉन कैश आइटम्स, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे खर्चे, या इसको बोल सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ऐसी मदे आइटम मदे या ऐसे खर्चे, ठीक है ना। हमको ऐसी मदे या ऐसे खर्चे लिखने हैं जो कैश नहीं है, जो नॉन कैश है, ठीक है ना। इसके बारे में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको 5-7 लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो मोस्टली हर क्वेश्चन में पूछी जाती है। जैसे फर्स्ट जैसे लिखना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि मूल्यह्रास। तो ये जो चीज है ये कैश नहीं होती है। आज अपन कोई भी असेट परचेज करते हैं, जैसे ये मशीन परचेज करी या बिल्डिंग परचेज करी, अपन कोई भी मशीन या बिल्डिंग लेकर आएंगे, परचेज करेंगे, उसको परचेज करने के बाद उसका क्या करते हैं, अपने यूज करते हैं। एक मशीन लेकर आए, उसको परचेज करी, उसका यूज करा, यूज करने के बाद आप एंड ऑफ ईयर जो भी अपना ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, उस ईयर पे अपन क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अपने को एक कॉमन सेंस रखना है कि डेप्रिसिएशन कभी कैश नहीं होता है। अपन ने किसी को पे थोड़ी किया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब ये होता है कि मशीन की वैल्यू 1 साल बाद इतनी कम हो गई है,
तो जो कम हो गई है वो अपना एक तरह से क्या मान लेते हैं, उसको लॉस मान लेते हैं, उसको एक तरह से एक्सपेंसेस मान लेते हैं, एक खर्चा मान लेते हैं। तो ये जो खर्चा है ये अपने अकाउंट में सिर्फ शो होता है कि मतलब हमारे इतनी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, कम हो सके। भाई डेप्रेशन लगाएंगे तो हमारी जैसे मान लो मशीन 10,000 की थी, इस पे 1,000 रुपये डेप्रेशन लगाया तो आज वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 हो गई। आज की वैल्यू कितनी है इसकी, 9,000 है। आज हमारे उसी मशीन की वैल्यू कितनी है, 9,000 है। ये जो 1,000 रुपये है ये कहाँ गया, ये 1,000 रुपये हमारे P&L अकाउंट में गया। इस 1,000 रुपये को अपन ने क्या लिखा था, आपने 11वीं क्लास के अंदर अपन देखते हैं, 11वीं क्लास की बुक के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं उसमें डीआर में शो करते हैं। जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया अपन ने, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपन क्या करते हैं, P&L अकाउंट में, ये P&L अकाउंट बनाया, यहाँ पे अपन डेप्रेशन शो करते हैं, 2 डेप्रेशन करते हैं, ये 1,000 रुपये। इसको शो करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी प्रॉफिट है, जैसे हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से हमारा डेप्रेशन घटने से नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये डेप्रेशन घटने से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ये नेट प्रॉफिट कम हो गया, हम नेट प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए, नेट प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन एक कैश नहीं है, ठीक है, एक कैश एक्सपेंसेस नहीं है। इसको पूरी तरह से मैंने बताया आपको, डेप्रिसिएशन कभी कैश नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही अपन को ध्यान रखना है कि याद करने से अच्छा है कि इसको समझ लो कि जो चीजें जो अपने एक्सपेंसेस है, जो इनकम है, कैश नहीं होती है, वो इसके अंदर लिखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या बताया, डेप्रेशन कभी कैश नहीं होता। अगला है ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में अपन ने ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, इसको भी अपन समझ सकते हैं। रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व का मीन्स होता है एक तरह से सेविंग। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, सेविंग। आज अपने जो भी सेविंग करी है उसका अलग से एक रिजर्व बना देते हैं। रिजर्व क्यों बनाते हैं, कोई भी भविष्य के अंदर, कोई भी फ्यूचर के अंदर अगर हमको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से ला सकते हैं, वो इसलिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो ये रिजर्व जो भी हमने सेविंग करी है ना, उस सेविंग के अंदर पैसा ट्रांसफर करा रिजर्व के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो भी किसमें आएगा, इसमें आएगा। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि जब 2 ईयर दे रखे होंगे या 2 अपन को अवधि दे रखी होगी या 2 पीरियड दे रखे होंगे, उसके अंदर क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके फिर लिखना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आता है, उसका टॉपिक बाद में आएगा, वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल डेप्रिसिएशन सिंपल लिखना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है ना। परपोज डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। अब ये तीनों देखना। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी 2 हो तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर भी लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 नहीं है तो एक काम करना पड़ेगा आपको, इसके लिए अकाउंट बनता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर कब लेस करेंगे, जब हमको नीचे को दे रखा नहीं है अकाउंट, तो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे अच्छा टॉपिक क्या है इसके अंदर कि मेड जो होता है, मेड मतलब होता है, क्वेश्चन में आएगा कि 2 दे रखे होंगे, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि करंट ईयर में इतना हमने टैक्स पे करा, इतना टैक्स को मेड करा। मेड मतलब होता है बनाया, इतना प्रोविजन को बनाया अपन ने, ठीक है ना। तो जो भी मेड वाला होता है वो यहाँ आता है, ठीक है ना। वैसे प्रपोज डिविडेंड भी ध्यान रखना, मेड वाला यहाँ आता है, ठीक है ना। इंटरिम डिविडेंड ये डायरेक्ट पे होता है, तो पे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये डिविडेंड पे कर दिया अपन ने। उसके बाद है और क्या चीज आती है इसके अंदर देखना, लॉस ऑन सेल ऑफ असेस्ट। कोई भी असेस्ट है उसका लॉस हो गया, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको अपन ने सेल करा और लॉस हो गया, ठीक है ना। और भी देखना इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर डिविडेंड हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया। उसके अलावा और देख सकते हैं अपने, और तो कुछ नहीं आता बस, बहुत इतना ये। और तो अपनी एक अमोर्टाइजेशन लिख दो, अमोर्टाइजेशन। ये अमोर्टाइजेशन को एक अच्छा वर्ड है, रिटर्न ऑफ गुडविल, ठीक है ना। गुडविल की वैल्यू कम हुई, रिटर्न ऑफ
रिटर्न ऑफ fictitious असेस्ट, काल्पनिक संपत्तियों में कमी हुई, ठीक है ना। ये चीज लिखने के बाद इसमें लेस कर दो नॉन कैश आइटम्स। अब ये भी देखो सेम का सेम ही है, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा अपने इनकम, नॉन कैश इनकम्स, ठीक है ना, नॉन कैश आइटम्स या इनकम्स, ठीक है ना। अब ये कौन कौन सी होती है देखना, जैसे ये अपने एक्सपेंसेस थे, वैसे इनकम में देखना कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड कभी भी अपने को कैश रिसीव नहीं होता है, डिविडेंड हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होता है, इसलिए डिविडेंड रिसीव, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट भी अपने बैंक से इंटरेस्ट आता है, तो वो भी क्या होता है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, उसको कैश बाद में करते हैं अपने। तो ये जितने भी है डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सभी इसमें आ जाएंगे। फिर इसको एक और लिख सकते हैं अपने अंदर, जैसे लॉस हुआ था तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेस्ट या इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेस्ट या इन्वेस्टमेंट, जो भी है वो अपने यहां लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके नीचे लास्ट में देखना, ये सब करने के बाद यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इस नेट प्रॉफिट के अंदर ये जितने भी अपने एक्सपेंसेस है उसको प्लस कर दो और जितनी भी इनकम है उसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है ना। तो ये सब अपने करने के बाद इन सबका आप चाहो तो अंदर अमाउंट लिखकर इसको बाहर टोटल में लिख देना, मैंने यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको भी लिख देना बाहर, ठीक है। इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस का निशान शो कर दो, ठीक है। इतना अभी ये फॉर्मेट आधा हुआ है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग के अंदर आधा फॉर्मेट हुआ है। नेक्स्ट चलना, आगे देखते हैं। उसके बाद अपने क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे। अब देखो, अब है वर्किंग कैपिटल। हमने क्या लिखा था कि ऑपरेटिंग, इसके नीचे चल रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, बिफोर वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारा प्रॉफिट तो आ गया है लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंज करने से पहले का आया है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को एक तरह से ले सकते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। अब इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे देखना। सबसे पहले लिखेंगे, अपने को चार चीज ध्यान रखनी है, एड, लेस और लेस, दो चीज ऐड करनी है और दो लेस करनी है। तो ऐड में क्या आएगा, जैसे करंट एसेट है तो करंट एसेट को कम हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट में अगर कोई कमी हो रही है, जैसे कमी कैसे, जैसे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में बताया, तो प्रीवियस ईयर की तुलना में, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में अगर करंट ईयर में कोई एसेट कम हो रही है, करंट एसेट कम हो रही है, तो वो कहाँ आएगा, ऐड में आ जाएगा। उसी तरह से लायबिलिटीज बढ़ रही है, इंक्रीज, लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो अपने प्लस में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ऊपर लिखा था असेट्स कम हो रही है, तो यहाँ पे असेट्स बढ़ रही है, तो करंट असेट्स बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या होगा, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना। देखो असेट्स कम होती है तो प्लस होती है और ज्यादा होती है तो माइनस होती है। लायबिलिटी में सीधा चलता है, बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। ये चारों करने के बाद यहाँ पे वही लिखना है, अमाउंट बाहर, दो माइनस के है, अब इसके सामने लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज, ठीक है। ये अपने एक फॉर्मेट हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज लेस करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, जो अपन ने ऊपर भी लिखा था, वहां मैंने क्या लिखा था, मेड, यहां लिखते पेड, जो भी टैक्स पे करा है, ठीक है ना, टैक्स पे करा है, तो ये आ जाएगा अपने प्रोविजन, नहीं इसका आगे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज कब आएगा, जब अपने अमाउंट प्लस में है, अमाउंट अगर प्लस में है तो प्लस में फ्रॉम आ जाएगा, अमाउंट अगर माइनस में है तो यूज, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये अपने पहला फॉर्मेट पूरा हो गया। इसी तरह से दो फॉर्मेट और है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो ये अपना पहला हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसको उतार लेना। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है देखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ असेस्ट आती है। तो असेस्ट देखना कैसे, जैसे अपने कोई भी असेस्ट है उसको सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ फिक्स असेस्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव, छोटी सी चीज ध्यान रखना, जो भी पैसा आ रहा है, मतलब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो पैसा आएगा, डिविडेंड रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, जहां से भी पैसा आ रहा है उसको करना है प्लस। जहां से का मतलब होता है कि जितनी भी असेट से पैसा आ रहा है, असेट को सेल करने से पैसा आ रहा है, उसको करेंगे प्लस। और माइनस में क्या आएगा, माइनस को बोल सकते हैं लेस में क्या आएगा, लेस क्या करना है, लेस में ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये हो गया, और एक चीज ध्यान रखना, इसमें माइनस में क्या आएगा, तीन चीज ध्यान रखना, जैसे तीन चीज प्लस में थी, तीन चीज माइनस में आएगी, जैसे परचेज ऑफ फिक्स असेट। अब परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। उसके बाद डिविडेंड तो यहाँ नहीं आता, डिविडेंड इसी में आता है कि पेड यहाँ नहीं आता, डिविडेंड पेड जो होता है वो फाइनेंसिंग में आता है, याद रखना, डिविडेंड इसी में आता है। एक चीज और क्या आती है, एक चीज है परचेज ऑफ गुडविल। मैंने गुडविल को स्पेशल लिखा है, देखो गुडविल को स्पेशल लिखा है, गुडविल को मैंने कहीं और भी शो करा था, आपको याद होगा, अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहां पर मैं लिखा था रिटर्न ऑफ गुडविल। रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल में कमी होना, मतलब अपनी गुडविल में कमी होना। गुडविल को अपन बेच नहीं सकते, गुडविल या तो बढ़ती है या कम होती है। अगर गुडविल आपकी कम हो रही है तो वो क्या जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। लेकिन गुडविल बढ़ रही है, परचेज कर ली, तो गुडविल को बेच नहीं सकते, तो परचेज कैसे कर लेंगे। परचेज का मतलब ये होता है कि अपन ने किसी संस्था को खरीद लिया, अपन ने किसी नई बिल्डिंग को खरीदा, अपन ने किसी नई जॉब ले ली, तो उससे हमारी गुडविल में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो वो उसको परचेज बोलते हैं। मतलब कि हमने किसी संस्था को खरीदा, तो संस्था को मतलब किसी कॉलेज को, किसी इंस्टीट्यूट को, या किसी दुकान को, या किसी शॉप को अपन खरीदते हैं, तो उससे हमारी मार्केट में गुडविल बढ़ती है। तो अपन जो परचेज कर रहे हैं तो उसकी गुडविल परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गुडविल परचेज करते हैं, है ना, मतलब कि शॉप खरीद ली, मतलब पहले उसकी गुडविल थी, अब वो गुडविल अपनी हो गई है, तो कहने का मतलब अपन ने उसकी गुडविल को खरीद लिया है, तो उसने परचेज करा, तो वो परचेज ऑफ गुडविल, तो वो किस में जाएगा, अपने इसमें आ जाएगा। और मान लो गुडविल कम हो गई, मतलब अपनी संस्था को, अपनी जो सेल थी, अपनी संस्था थी, उसको सेल कर दिया, तो अपनी गुडविल में कमी हो गई, तो गुडविल जो कम हो जाती है वो वहां पे आ जाता है, ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग आ जाता है। तो ये तीनों चीज माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम वे यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये अपने दो एक्टिविटी पूरी हो गई। अब लास्ट थर्ड है फाइनेंसिंग।
लास्ट थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें क्या आएगा देखो, इसमें मैंने बताया था लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, शेयर है, डिबेंचर है, लोन है, ठीक है ना। जैसे देखना इधर, जैसे मैंने शेयर को इशू करा, इसमें भी ध्यान रखना सेम लॉजिक है, लॉजिक सेम चलाना है कि पैसा आ रहा है तो अपने को प्लस करना है, पैसा जा रहा है तो हमको माइनस करना है, ठीक है ना। देखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर है उसको इशू करा, इशू करने से क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आएगा इसलिए प्लस कर दिया। डिबेंचर है उसको इशू करा, इशू करने से क्या होता है, पैसा आता है इसलिए इसको प्लस करा। लोन टेकन, लोन हमने लिया, लोन हम ले रहे हैं, बाद में चुका देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तो लिया, आज तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है इसलिए प्लस कर दिया। अब अपन ने 12वीं क्लास के अंदर 12th क्लास में एक चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं उसको इशू करने के 3 तरीके होते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। डिस्काउंट कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग हट चुका है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अंदर अनुसार डिस्काउंट का जो शेयर है वो अपन हटा चुके हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट पे आप शेयर इशू नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिबेंचर पे डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, शेयर पे डिस्काउंट नहीं होता, तो अपने शेयर किस पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं। किस पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, और ये डिस्काउंट भी होता है और प्रीमियम पर भी होता है। तो कहने का मतलब मैंने क्यों लिखा है कि मान लो कोई शेयर है उसको प्रीमियम पर इशू करा है, तो प्रीमियम पर इशू का मतलब ये होता है कि 100 का शेयर 110 में दिया है, अगर मैं 110 में शेयर दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास पैसा भी कितना आएगा, 110 रुपये आएगा। 100 रुपये तो शेयर के आ गए और 10 रुपये किसके आ गए, प्रीमियम के आ गए। तो यहाँ पर जो पैसा आ रहा है, जो रिसीव हो रहा है वो 110 रुपये हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 110 लिखूंगा। उसी तरह से ध्यान रखना, अगर डिबेंचर है, डिबेंचर को मैंने क्या कहा, ये डिस्काउंट पे भी होता है और प्रीमियम पे भी होता है। डिस्काउंट पर होना मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि शेयर जो है या सॉरी डिबेंचर जो है वो डिबेंचर 100 की जगह अपन ने 95 में या 90 में जितने भी दिया है तो वो माइनस हो जाता है, तो वो माइनस करके अमाउंट बाहर लिखूंगा। प्रीमियम पर होगा तो प्लस करके बाहर लिखूंगा, ठीक है ना। लोन टेकन, उसके बाद है, अब इधर देखना क्या करना माइनस में, वही लेस में क्या करना है, लेस में ये करना है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। कौन सी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान रखना रिडम्पशन सिर्फ किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर का होता है, इक्विटी शेयर का नहीं होता। शेयर 2 टाइप के होते हैं, शेयर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी होता है एक तो और एक प्रेफरेंस होता है, ठीक है ना। शेयर 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर का ही रिडम्पशन होता है, इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता। इक्विटी शेयर सिर्फ ओनली फॉर कंपनी के समापन पर, कंपनी का जब समाप्त होगी उस समय अगर कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी इसको रिटर्न कर देगी, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि उसका भुगतान करना पड़ता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो सिर्फ किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर का होता है, ठीक है ना। उसी तरह से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का भी क्या होता है, रिडम्पशन होता है। उसी तरह से लोन लिया है तो लोन का पेमेंट भी करना पड़ेगा, इसको बोल सकते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है ना। उसके बाद है डिविडेंड पेड। अभी डिविडेंड पेड कहां से आया, अपने को अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, जब फर्स्ट वाली मैंने एक्टिविटी पढ़ाई थी उसमें लिखवाया था परपोज डिविडेंड, उसमें आगे लिखवाया था मैंने मेड, तो मैंने क्या बताया, मेड वहां आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेड आएगा, क्या आएगा, पेड, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे कौन सा आता है, पेड आता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, पेड लिख ही दिया मैंने, ठीक है ना, डिविडेंड पेड वाला यहाँ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट और क्या आएगा, और बस कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब है क्या, देखो अब मैं कुछ इसके अंदर की बातें भी बताता हूँ कैसे देखना। अब प्रेफरेंस शेयर है, अपन जब शेयर इशू करने गए थे उस टाइम प्रीमियम पर इशू किया था, तो हो सकता है कि उसका पेमेंट भी प्रीमियम पर करना पड़े। मतलब 100 रुपये अपन ने किसी से उधार लिए तो उसको 110 रुपये दे रहे हैं, तो अपना पेमेंट तो 110 का गया ना। तो यहाँ पर प्रीमियम पर भी क्या हो सकता है, प्रीमियम पर भी हमारा क्या हो सकता है, शेयर का पेमेंट हो सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, प्रीमियम पर भी क्या हो सकता है, डिबेंचर का पेमेंट होगा।
लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा। इसका मतलब ये हो गया कि पेमेंट जो लेता है वो कभी भी कम पर नहीं लेता, ठीक है ना। आज अपन किसी से 100 रुपये या 200 रुपये उधार लेकर आते हैं या 1000 रुपये उधार लेकर आते हैं, उसको आप कम देना, वो कभी लेगा नहीं। या तो जितना है उतना दे दो, जितना है उतना दे दो, या फिर कम दे दो, ठीक है ना। तो ये अपने टोटल कर लेंगे इसका, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, उसके अलावा एक दो चीज और ध्यान रखना कि अपन को सेल इशू करते हैं ना, उस समय वो खर्चे आते हैं, जैसे अंडर राइटर कमीशन। अंडर राइटर कमीशन एक खर्चा आपने सुना होगा नाम अच्छी तरह से, अंडर कमीशन दिया अंडर राइटर को, ठीक है ना। तो वो खर्चा भी इसमें लेस कर देना, कि खर्चे होने से हमारे वैल्यू क्या हो जाती है, कम, सेल की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब आ जाएगा अपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये तीनों आ गए, ठीक है ना। अब इसको ये तीनों एक्टिविटी होने के बाद इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लास्ट टॉपिक देखना, ये लास्ट को मैंने लास्ट कैसे करेंगे, अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, सीखना हमको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 की लिखा मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड इनडायरेक्ट मेथड पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को तीनों एक्टिविटी लिखनी है सबसे पहले, मतलब कि पहले ए एक्टिविटी मतलब पूरा सॉल्व करना है, फिर बी एक्टिविटी पूरी सॉल्व करनी है, सी एक्टिविटी पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन पहले बता दे कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपने क्या लिखा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। दूसरी क्या लिखाई थी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट थर्ड क्या लिखाई थी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी लिखकर पूरा सॉल्यूशन कर देना, सेकंड लिखकर पूरा सॉल्यूशन कर देना, थर्ड लिखकर पूरा सॉल्यूशन कर देना। ये तीनों एक्टिविटी को सॉल्व करने के बाद इस तीनों एक्टिविटी को प्लस करना, A + B + C, मतलब तीनों एक्टिविटी प्लस करना, ठीक है ना। फिर इसमें जोड़ना ओपनिंग कैश। अपने मैंने भी आपको एक चीज बोली थी कि कैश और बैंक कभी भी कैश फ्लो में नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते, क्योंकि लास्ट में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग कैश का मतलब जैसे 2 साल है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो ओपनिंग कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, जो भी फर्स्ट होगा उसको जोड़ देना। वो जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा, जो भी ये आएगा वो क्लोजिंग कैश होगा। क्या होगा, क्लोजिंग कैश होगा, क्लोजिंग कैश और बैंक होगा। अब आंसर कैसे मालूम पड़ेगा, अगर हमारा ये जोड़ने के बाद क्लोजिंग कैश जो आ रहा है वही क्वेश्चन के अंदर है, वही क्लोजिंग कैश किसमें है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। कैश होती है, उस कैश में देखना ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा, हमको सिर्फ ओपनिंग लेना है। ओपनिंग लेकर इसको जोड़ दिया, जोड़ने का हमको चेक करना है कि क्लोजिंग आ रहा है, मान लो जो 20,000 रुपये आ रहा है, ये जो 20,000 रुपये आ रहा है, ये 20,000 क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो ये पूरा सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है ना। अगर यहाँ का क्लोजिंग कैश और आपके बुक का क्लोजिंग कैश, आपके क्वेश्चन का क्लोजिंग कैश दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, ठीक है ना। तो इसको वापस देखना पड़ेगा फिर। तो इस तरह से अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू आप सभी का जिन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, धन्यवाद।